गलती की गुंजाइश। Yes, we are live. अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट रिदा राना। जैसा कि आप लोग ये सब जानते हैं कि इल्मी सिटी हमारे लिए बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाइव सेशंस लेकर आता है, बहुत से प्रोग्राम्स करता है जिससे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ऐसे ही आज जो मैं लाइव सेशन लेकर आई हूँ वो है करियर के मुतालिक कि हमें अपनी फील्ड किस तरह से चूज करनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है ये हमारा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे वो बिजनेस कोच हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, ट्रेनर हैं और स्पीकर भी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम रिदा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेहताब हमीद नाम है इनका और इनसे आज हम बहुत सी इंफॉर्मेशन लेंगे इस टॉपिक के हवाले से। तो सर कैसे हैं आप? जी रिदा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और फर्स्टली मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इल्मी सिटी का कि इल्मी सिटी की पूरी टीम पूरी डेडिकेशन के साथ और लगन के साथ जो है लाइव सेशंस कर रही है। और माशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर टीम। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। थैंक यू। तो सर जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है जो हमारा वो है जी, हमें अपना करियर किस तरह से चूज करना चाहिए। हमारी आवाम इस चीज को लेके बहुत ही कंफ्यूज रहती है कि हमें अपना करियर किस तरह से चूज करना है। तो आपके मुतालिक हम करियर को किस चीज से डिफाइन करेंगे? करियर का एक्चुअली करियर करियर चीज की डेफिनेशन क्या है? आप लोगों तक पहुंचाएं इस बात को, बताएं सबको ये। अच्छा रीता, देखें जो कैरियर है ये किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ जर्नी है जो उसके काम से रिलेटेड होती है, उसकी लर्निंग से रिलेटेड होती है और उसके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कैरियर का वर्ड जो है लातीनी जुबान का वर्ड है, कैरियर से निकला है। और इसका मतलब ही है कि कोर्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ या कोर्स ऑफ पब्लिक लाइफ। आपकी वो लाइफ जो पब्लिक होती है और जिसमें आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन में आपकी एजुकेशन भी मैटर करती है, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस भी मैटर करते हैं। अब हम जब करियर को डिफाइन करते हैं जनरली तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि थर्ड पर्सपेक्टिव भी है करियर का, कि हम इसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसी भी पर्सन का प्रोफेशन क्या है, वो कौन से काम के साथ एसोसिएट है। बिकॉज आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके प्रोफेशन के साथ गुजरता है, आपके करियर के साथ गुजरता है। इसीलिए दुनिया के अंदर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज करियर के मुताबिक ही आपके बिहेवियर्स बन रहे होते हैं और करियर के साथ आपकी एसोसिएशन इतनी ज़्यादा होती है। आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप करियर के साथ इंगेज रहते हैं। इस वजह से करियर की सिलेक्शन और करियर का टॉपिक हमेशा और बहस रहता है। और इस पे जानने की लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो राइट करियर की सिलेक्शन करें। सही हो गया। तो सर अगर किसी को नहीं पता कि उसे वो किस चीज के लिए बना है, लाइक सपोज मैं हूँ, अब मुझे नहीं पता, मैं पढ़ रही हूँ और मुझे नहीं पता कि फर्दर मुझे क्या बनना है या मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है। तो आप किस तरह से लोगों को ये बताएंगे कि एक इंसान को कैसे पता चल सकता है कि वो इस चीज के लिए बना है, उसको यही करना है? अच्छा देखिए, आप बात कर रही हैं टैलेंट की, या आप किसी के भी इंसान का जो टैलेंट है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो किस काम के लिए बना है, ये सवाल बहुत ज़्यादा सामने आता है। यूथ में बहुत लोग इसको पूछते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ये कोई 1+1=2 नहीं है। ये टोटली ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल फेज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आप किस काम के लिए बने हैं, इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ देखी जाती है वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो ऑनलाइन भी जनरेट हो जाता है, जिसमें डिफरेंट सॉर्ट के क्वेश्चंस होते हैं। जब आप उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आपकी एक पर्सनैलिटी की टाइप, एक जनरल टाइप आपके सामने आ जाती है। लाइक कि हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो केमिस्ट्री के अंदर हम कुछ टेस्ट करते थे किसी भी केमिकल को एनालाइज करने के लिए कि उसकी नेचर कैसी है,
आइदर कि वो राइट। एस्थेटिक है या बेसिक नेचर रखता है। सिमिलरली हमारी पर्सनैलिटी की भी एक नेचर होती है, तो उस नेचर को मालूम करने के लिए कि आपकी नेचर कौन सी है, तो इस तरह के बहुत से टेस्ट मौजूद हैं। ये तो एक पर्सपेक्टिव आ गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमें खुद फील हो जाता है, जैसे एसिड जो है ना, उसका एसिडिटी बता देती है कि उसकी नेचर एसिड की है, बेस की राइट। नेचर बता देती है कि वो बेस से ताल्लुक रखती है। सिमिलरली आपका जो काम जिससे आप एसोसिएट होते हैं या जिस काम पे आप बहुत बेहतर होते हैं या नेचुरली जो टैलेंट आपके अंदर होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ के तौर पे आप में से रिफ्लेक्ट होता है। और जो भी काम जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेंथन फील कर रहे हैं, आपको फील होता है कि आप इसके अंदर बहुत शानदार हैं और आप जब भी ये काम करते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ करते हैं और बाकियों से राइट। बहुत बेहतर कर पाते हैं, तो डेफ़िनेटली वो स्किल, वो टैलेंट आपका नेचुरल है। टैलेंट बहुत से आपके अंदर होते हैं, बट एक कोई टैलेंट आपकी पर्सनैलिटी में डोमिनेंट होता है, और जो डोमिनेंट होता है वही बेसिकली उसमें आप ज़्यादा बेहतर तौर पे आगे आ सकते हैं, आपकी ग्रोथ में उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है। थर्डली अच्छा। आपके फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा-सा मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। जी, जी, थर्डली जी, जी। आपके फ्रेंड्स और आपके जो पेरेंट्स होते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइक कि आपको भी निदा याद होगा जब आप स्कूल लाइफ में थी या कॉलेज लाइफ में थी, तो आपकी कोई ऐसी खूबी थी जिसको आपके दोस्त, आपके घर वाले एडमायर करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे कि आप ये काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो सिमिलरली आपका जो टैलेंट है, वो छुपता नहीं है, वो रिफ्लेक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी से। तो आपका सवाल ये था कि हम टैलेंट को कैसे जान सकते हैं, हम अपनी स्किल को कैसे पहचान सकते हैं कि हम किस काम के लिए बने हैं। ये जो किस काम के लिए हुँ। बने हैं का सवाल है, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बिकॉज़ ये प्रैक्टिकल अप्रोच पे है। इसका राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी के अंदर जवाब नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब प्रैक्टिकल है कि आप इस प्रैक्टिकल फेज़ से गुज़रते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट नंबर 1, नंबर 2 आपकी स्ट्रेंथ क्या है? कौन-सा काम है जिसको करते हुए आपको स्ट्रेंथ फ़ील होती है और आपको पता चलता है कि आप इस काम में बहुत शानदार हैं। ये फीलिंग आपके अंदर से गट फीलिंग है, माइंड के बाद इसका ताल्लुक आपके हार्ट से है, गट फीलिंग आपके अंदर से आती है। एंड द राइट। थर्ड वन इज़ कि आपने आपको जो आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको फीडबैक देते हैं कि आप इस काम में बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपको एडमायरेशन मिलती है, तो वो काम आपका बेसिकली टैलेंट होता है। ये जो आपने सवाल किया था, इसके 3 फेजेज़ हैं, इन तीनों को आप जी, जी, प्रैक्टिकल जी। जब अपनाते हैं, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि आपका कौन-सा टैलेंट है जिसके लिए आपको बनाया गया। इसी क्वेश्चन में से अभी आपने एक बात की कि आपके इर्द-गिर्द के लोग आपको एनकरेज भी करते हैं। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लाइक अगर मैं मीडिया फील्ड में आई हूँ, मैं अपनी ही बात कर लेती हूँ कि अगर मैं मीडिया फील्ड पे आई हूँ तो कुछ लोग मुझे एनकरेज भी कर रहे थे कि ठीक है जी, जाओ। और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी करते ले की करेगी, माइक फड़ेगी, इंटरव्यू लेगी, लाइक ऑल दीज़ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना। तो जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं तो दिल एक तरह से ये करता है कि ये काम नहीं करो, शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगी या ये मेरे लिए बना नहीं है, लेकिन फिर एक तरह से दिमाग ये कहता है कि नहीं ये तुम्हारे लिए ही बना है। तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? अच्छा रिदा, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आपके दोस्त, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक किया था। इर्द-गिर्द जी, के जी, वो जी। लोग हैं जो आपके डियर वन हैं, आपके प्यारे हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग में लोग हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, जिनका ज़्यादा वक़्त आपके साथ गुज़रता है। इसके जी। अलावा जो लोग आप पे लेबल लगाते हैं, वो तो मेबी आपके साथ इतना ज़्यादा वक़्त ना गुज़ारते हों। तो वो ओरिजिनल आपके उस टैलेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। वो जजमेंटल फेस पे आप एक लेबल लगा देते हैं या वो ट्रेंड बेस पे एक लेबल लगा देते हैं या उनके माइंड की प्रोग्रामिंग में कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिस फील्ड में आप आ रही हैं, उस फील्ड में वो नाकाम हुए हुए होते हैं, जिसकी वजह से एज़ अ वेल विशर वो आपको कहते हैं कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है। तो ये सारी राइट। चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे आपने स्पेसिफिक रखना है आपके जो डियर वन हैं, जिनके साथ आपकी ज़्यादा एसोसिएशन है। लाइक जो आपके टीचर्स होते हैं, आप स्कूल में उनके साथ कितना वक़्त गुज़ारते हैं। तो अब एक टीचर का जो फीडबैक है, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। लाइक कि मैं जब पढ़ाता था, मेरे पास जो स्टूडेंट्स थे, तो मैं मैट्रिक्स के बाद उनको किसी फील्ड में सजेशन देता था और कहता था प्रैक्टिकल काम करें और उनको 2-3 महीने में पता चल जाता था कि वाक़ई ये हमारा टैलेंट था, जिसमें सर ने हमें इस फील्ड की सजेशन दी। तो ये चीज़ है कि आपने फीडबैक
उनसे लेना है जिनके साथ आपकी ज्यादा एसोसिएशन है, जिनके साथ आपका ज्यादा वक्त गुजरता है, बिकॉज वही प्योरली और ट्रूली आपकी इनर टैलेंट की रिफ्लेक्शन को आपके सामने रख सकते हैं। अच्छा, इससे मुतालिक एक क्वेश्चन है कि क्या इन्वायरमेंट मैटर करता है करियर को चूज करने के लिए या एक चीज को फर्दर लेके जाने के लिए? जी विदा, इन्वायरमेंट बिल्कुल मैटर करता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूंगा ताकि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे साथ उनके लिए आसानी हो जाए समझने में। लेट्स सपोज कि आपके पास पानी है, आपके पास एक जग है, आपके पास एक बेसन है, ठीक है। अब इस सिनेरियो के अंदर आपके पास वाटर है, जग है, बेसन है। हाँ, अब लेट्स सपोज आप पानी को जग में डालेंगी तो जो पानी है वो जग की शेप इख्तियार कर लेगा। आप पानी सही। को बेसन में डालेंगी तो बेसन से वो एक शेप में निकलेगा और ड्रेन होगा। अब हम्म। उसी पानी को अगर आप ग्राउंड पे इसी तरह फैला देंगी तो वो रैंडमली इधर उधर फैल जाएगा। सही। सिमिलरली जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट यहाँ पे आपका कह लें कि वो जग या बेसन या ग्राउंड है, और जो हम्म। आपका टैलेंट है वो आपकी एनर्जी है। अगर सही। इन्वायरमेंट देखें, ग्राउंड पे पानी रेंडमली फैल गया, इट मीन कि आपकी एनर्जी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडमली विदाउट एनी ऑर्डर इधर उधर फैल गई। तो इन्वायरमेंट इतना ज्यादा अफेक्ट करता है कि आपकी एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करवा सकता है। जबकि वही सही। पानी जब जग में डला तो उस जग के इन्वायरमेंट ने उस पानी को, देखें, थोड़े से पानी को वैल्यूएबल बना दिया। बट सही। वही पानी जब ग्राउंड पे गिरा तो वो फैल गया, रेंडमली फैल गया। सिमिलरली इन्वायरमेंट हमारे टैलेंट को, हमारे कैरियर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर इन्वायरमेंट वाइजली आप चूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट आपका जी। बेटर है, तो आपकी एनर्जी मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाएगी। आप अपनी एनर्जी से यानी अपने टैलेंट से मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन्वायरमेंट का हमारे टैलेंट पे, हमारे स्किल सेट पे और हमारे कैरियर पे बहुत ज्यादा असर होता है। सही। अभी आपने एक चीज कही थी कि एक टैलेंट आप लोगों में बचपन से ही होता है जिसको आप देखते हो कि आप में ऐसा ऐसी क्या चीज है जो आप कर सकते हो। अगर किसी इंसान को नहीं पता चल रहा कि उसमें क्या चीज है, मतलब वो नहीं देख पा रहा उस चीज को कि मेरे में ऐसी क्या ऐसी खूबी है जो मैं आगे लेके चल सकता हूँ, कि मैं इसके जरिए अपने करियर को चूज कर सकता हूँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टैलेंट का होना लाजमी है करियर को चूज करने के लिए? अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें यहाँ पे हैं, को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। टैलेंट हर इंसान के अंदर मौजूद होता है, नंबर हम्म। वन। मैंने आपको कहा कि एक इंसान के अंदर एक से ज्यादा टैलेंट्स भी हो सकते हैं, हम्म। होते हैं, बट उसमें से कोई एक टैलेंट डोमिनेंट हो जाता है, और जिस टैलेंट पे सही। आप जितना ज्यादा काम करते हैं वो उतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। अब किसी को टैलेंट का पता नहीं चल रहा वो क्या करे। अब देखिए, जब तक आप प्रैक्टिकल किसी चीज को एक्सपेरिमेंट नहीं करते, आप एक प्रोसेस से नहीं गुजरते, आप अपनी पर्सनैलिटी को नहीं जानते, आप अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करते। लाइक कि मेरे पास एक बाउल है या मेरे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर कुछ मौजूद है और मैं बॉक्स को हिला रहा हूँ, उसमें से आवाज आ रही है। जब तक मैं उस बॉक्स को खोल के देखूंगा नहीं, मुझे नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। हाँ, मैं इसी तरह अंदाजा लगाता रहूंगा। अब अंदाजा मेरा ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और गलत भी हो अंदाजा सकता है। लगाने में मैं हर दफा एक नया अंदाजा लगाऊंगा तो मेरा वक्त जाया होगा। बेहतर यह है कि मैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाऊं और मैं उसको खोल के देख लूं कि इसके अंदर मौजूद क्या है। सिमिलरली टैलेंट फाइंड करने का बेस्ट वे ये है कि आप प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करें। लाइक जैसे मैंने आपको केमिस्ट्री की एग्जांपल दी थी, जी। एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसके टेस्ट करते थे। लाइक फिल्टर पेपर टेस्ट होता था, डिफरेंट टेस्ट होते थे। अब एक स्टूडेंट कहे कि मैं विदाउट फिल्टर पेपर इसी तरह देख के बता दूंगा कि ये एसिड है या बेस, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसमें डैमेज हो सकता है, नुकसान हो सकता है, वक्त का ज़या होगा, और वो सारी चीजें जजमेंटल होंगी, उनकी बेस नहीं होगी। तो टैलेंट को सही। आइडेंटिफाई करने के लिए आपने प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाना है। तो जो लोग कहते हैं हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, वो बेसिकली तलाश नहीं कर रहे, वो जस्तजू नहीं कर रहे। तो जब तक आप जस्तजू नहीं करते, आपको कोई भी चीज मिलती नहीं है। आपके अंदर बहुत से टैलेंट है, उसमें से जो डोमिनेंट है उसको फाइंड करने का बेस्ट वे है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे इसको देखें। और इस चीज के लिए पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, लाइक पर्सनैलिटी मैटर देखिए किस तरह से करेगी? देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने करियर की सिलेक्शन के लिए आपने पर्सनैलिटी टेस्ट करना है। पर्सनैलिटी हम्म। 100% मैटर करती है। लाइक के फॉर एग्जांपल,
आप एक नेचर आपकी अगर है, आप बहुत पोलाइट हैं और आप इंट्रोवर्ट हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सकते और आपको जॉब ऐसी दे दी जाए या आपका कैरियर ऐसा हो जिसमें आपने लोगों से वन टू वन बातचीत करनी है, नेगोशिएशन करनी है, सो आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये चीज़ जी मैच नहीं होगी, तो डेफिनिटली आप उस चीज़ में ग्रो नहीं कर पाएँगे। सिमिलरली एक ऐसी पर्सनैलिटी जो एक्स्ट्रावर्ट है, जो बेसिकली लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, नेटवर्किंग उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप उसको बिठा दें और एक कंप्यूटर के सामने कि आपने बस कुछ टाइप करना है और उसको वही जॉब दे दी जाए, उसका कैरियर पूरा ही वो हो जाए। तो डेफिनिटली अब पर्सनैलिटी उसके कैरियर से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। याद रखें, जब भी आपकी पर्सनैलिटी आपके कैरियर से कॉन्फ्लिक्ट में होती है, तो आपके ब्रेन में, माइंड में, आपके हार्ट में एक जंग चल रही होती है, जबकि आपके एक्शन कुछ और कर रहे हैं। बॉडी भी, फिजियोलॉजी भी आपकी लड़ रही होती है। इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपका माइंडसेट अफेक्ट होता है, आपका थॉट पैटर्न अफेक्ट होता है, आपकी इवन के जो फिजिकल हेल्थ है वो भी अफेक्ट होती है, आपके रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं और आप काम में अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सो अगर आप पीक परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक कैरियर को सिलेक्ट करना होता है। लाइक के अगर एक स्पोर्टमैन है और आप उसको म्यूजिशियन बनाने की कोशिश करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो गा तो लेगा बट वो उस अंदाज से नहीं गा पाएगा। सो पर्सनैलिटी का आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा असर होता है और पर्सनैलिटी की वजह से आपके कैरियर में ग्रूमिंग ज़्यादा होती है। अगर आपकी पर्सनैलिटी कैरियर के अलाइन है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे, आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएँगे, आप अपनी सही फील्ड में एक नाम पैदा कर पाएँगे, आप अपनी फील्ड में इनोवेशन कर सकेंगे। यानी कि आप अपनी फील्ड में आपकी ग्रोइंग, आप अपनी फील्ड को अपनी द बेस्ट दे सकेंगे। सो पर्सनैलिटी आपके कैरियर पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। अच्छा, इसी इसी तरह से मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी-अभी आया है कि कुछ पेरेंट्स, मेरी आँखों देखा ये हाल है कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को हमेशा वही करवाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए सोचा हुआ है। ठीक है? हुँ, और वो अपने ठीक बच्चे है। से ये नहीं पूछते कि बेटा तुमने कुछ करना है या तुम क्या करना चाह रहे हो? तुमने अगर अपनी मर्ज़ी से कुछ करना है तो तुम पढ़ो, नहीं। अब ग्रेजुएशन तक कहेंगे कि जी तू साडी मर्ज़ी नाल ही पढ़ना है, ते पढ़। चाहे बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, बच्चा चाहे 3-3 दफ़ा फेल हो रहा है तो कहेंगे कहेंगे कि नहीं तुम यही करो, ये मेरी ख्वाहिश है या मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, माँ-बाप कहें कि तुम पढ़ो ये। लाइक अगर किसी का इकलौता बेटा है तो बाप कहेगा कि जी यही चीज़ करो, ये मैं चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में बच्चा अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो वो क्या करे? क्या वो इस चीज़ को लेके या वो जो चीज़ पढ़ रहा है जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, आगे वो अपने करियर को उस तरह से कर सकता है, फर्दर लेके जा सकता है? अच्छा देखें कि 2 चीज़ें यहाँ पे बड़ी तो ये आई एम बैक, सॉरी, इससे नहीं, नहीं, बैक इट्स का ओके। बटन प्रेस हो गया और एकदम से स्ट्रीम यार्ड जो है वो क्लोज़ हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने जो बात की, देखें जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी बच्चों के दुश्मन नहीं होते और जो हुँ, छोटे बच्चे होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको कैरियर की सिलेक्शन के अंदर कोई एक्सपर्टी नहीं होती, उनका एक्सपोज़र नहीं होता, उनका मेंटल मैप बड़ा लिमिटेड सा होता है और वो सही, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ट्रेंड से। वो कोई भी ट्रेंड देखेंगे, वो इन्फ्लुएंस हो जाएँगे। बट सही, लॉन्ग टर्म में जो मैच्योर पर्सन होते हैं, जो गार्डियन होते हैं, जो आपके पेरेंट्स होते हैं, वो लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देख रहे होते हैं। इसका बेस्ट वे ये है कि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से, टीचर से कंसल्ट करें, काउंसलर से कंसल्ट करें, इसको प्रॉपर लेके चलें। बच्चा अगर कह रहा है कि मैंने ये काम करना है, तो आपके पास ये गारंटी नहीं है कि बच्चा उस फील्ड में एक्सेल करेगा। बिकॉज़ मैंने देखा है कि सही, यूथ के अंदर बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने ये काम करना है, पेरेंट्स उनके लिए वो रिसोर्सेज़ अरेंज करते हैं, विदिन फ्यू मंथ्स वो उस चीज़ को छोड़ देते हैं बिकॉज़ वो सही, बिल्कुल कह लें कि पानी का बुलबुला होता है, बिकॉज़ वो ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। लाइक सही। कि आजकल बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमें अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। ओके हुँ, फाइन बनाएँ, बट कंटेंट हुँ, कहाँ से आएगा? चैनल के पीछे थीम क्या है? तो मैं कहता हूँ कि सही, कोई भी काम करें प्रॉपर प्लानिंग से करें। सो बच्चों का एक्सपोज़र अगर कम है तो उनकी सिलेक्शन नाक़िस होगी। हाँ, अगर किसी बच्चे का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, वो अपने वालिदैन के साथ बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर उठता-बैठता है, वो डिफरेंट इवेंट अटेंड करता है, फिर माइट बी पॉसिबल है कि उसकी सिलेक्शन
ठीक होगी और उसका डिसीजन जो है वो मेच्योर होगा। तो यहाँ पे आपने ये बात काबिल गौर रखनी है कि मेच्योर डिसीजन में और अनमेच्योर डिसीजन में बहुत फर्क है। और ट्रेंड को अगर आप फॉलो करें तो आपकी पूरी लाइफ उसमें डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसका प्रॉपर एक थीम है कि आप बच्चे के टैलेंट को देखें और इसमें 6-7 क्लास से आप बच्चे को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, 8-9 तक आप उसके टैलेंट को फाइनलाइज कर लेते हैं और जिसमें उसकी स्ट्रेंथ होती है उसके मुताबिक फिर उसकी आगे की सिलेक्शन करते हैं। लाइक मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, लाइक मेरे कजन की बेटी की कॉल आ गई कि मैंने एफएससी कर लिया और मैंने अब आगे हम्म। एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, मैंने ये चेक हम्म। किया, मुझे आप सजेस्ट करें। तो मैं सजेशन नहीं देता, मैं एक असाइनमेंट में से, एक प्रोसेस में से गुजरता हूँ। असाइनमेंट का पहला हम्म। पार्ट है कि आपने अपनी 5 फील्ड्स बतानी है जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, जिनके लिए आपकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। फिर उनमें से आप देखें कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ वो कोर्सेज़ ऑफर कर रही हैं। फिर आप उनसे सही। प्रोस्पेक्टस लेके आएँ, फिर वहाँ के टीचर से जाके मिलें, उस फील्ड के टीचर से जाके मिलें, इंटरव्यू लें। फिर आपको हम्म। एनालाइज़ होगा। और सम टाइम होता है कि एक मेरे पास स्टूडेंट थी, उसने कहा सर मैंने साइकोलॉजी में आगे जाना है। मैंने कहा ओके फाइन, 3 पर्सपेक्टिव उसके पास थे। लेके आई, मैंने उसको बताया कि आप जाएँ इनके टीचर से मिलें। जब वो टीचर से मिल के आई तो उसने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। बिकॉज़ पहले वो यस। फ्रेंड के कहने पे जा रही थी। जब उसने खुद उस प्रोसेस से गुज़री तो उसको एनालाइज़ हुआ कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। तो ये एक हम्म। प्रोसेस है, ये कह लें सजेशन बेस्ड आंसर नहीं है। मैंने स्टार्ट में भी कहा था, ये थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जब तक आप इस प्रोसेस में से प्रैक्टिकल नहीं गुज़रेंगे, आप एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे और आपकी सिलेक्शन जो है वो फिर कह लें कि इसी तरह विदाउट एनी कह लें कि प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, वो मैच्योर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। हम्म। अच्छा, तो अर्निंग भी मैटर करती है करियर? कुछ लोग होते हैं कि बस पैसों, वो उनको होता है कि बस पैसे आए, उनका इंटरेस्ट, उनकी कुछ भी उस तरफ नहीं होता, उस चीज की तरफ, लेकिन बस वो कहते हैं पैसे आ रहे हैं, ओके कराओ, ठीक है, वो चीज करने अच्छा की कोशिश करते हैं। अच्छा रिता देखें कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो आपका जो लाइफ का व्हील है उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक कि जी। आपका जो सर्वाइवल है वो पैसों के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है? हम्म। ये एक अटल हम्म। हकीकत है कि आपने अपने सर्वाइवल के लिए अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को बेहतर से बेहतर बनाना है। लाइक कि मैंने अगर एक अच्छी किताब लेनी है और एक अच्छी किताब पढ़नी है और मेरे पास अगर उसके लिए पैसे नहीं है, तो डेफ़िनेटली मैं वो किताब नहीं खरीद पाऊँगा। या मैंने एक अच्छी ट्रेनिंग अटेंड करनी है और मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने ट्रैवल करके जाना है, तो मैं मे माइट बी पॉसिबल है कि उस कहने के चांस मेरे पास वो ना रहे और मैं उसको अवेल ना कर सकूँ। सो फाइनेंशियल हम्म। एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। डेफ़िनेटली करियर का मकसद होता है कि आपने अपने सर्वाइवल को मेंटेन रखना है और बेटर से बेटर की तरफ जाना है। डेफ़िनेटली करियर का आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से डायरेक्टली ताल्लुक है और होना भी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ये है कि आप एक्स्ट्रा लस्ट में नहीं जाते, जिस फ़ील्ड सही। में आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है या आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो अपने काम में बहुत मास्टर हैं, बट समव्हेयर वो बहुत सी सही। जगहों पे फ्री काम कर रहे होते हैं। बिकॉज़ वहाँ पे उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, बिकॉज़ उनको उस काम से सुकून मिलता है। वो एज़ अ सर्विस उसको सर्व करते हैं, ठीक है? तो ये डिफरेंट सिनेरियो है, देखने का एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र है और पैसा मैटर करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट मैटर करता है आपके करियर में। बिकॉज़ मैंने स्टार्ट में डेफिनिशन में बताया था कि करियर की डेफिनिशन ही ये है कि किसी भी इंसान की लाइफ की जर्नी है और इसमें उसका काम, उसकी लर्निंग, ठीक है ना? और उसकी पूरी लाइफ की जर्नी डिपेंड कर रही होती है और विदाउट मनी इट्स इम्पॉसिबल कि वो सर्वाइव करे, वो अपने लाइफ़स्टाइल को मेंटेन रखे। डेफिनिटली इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अर्निंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर एक बंदा सिर्फ उस लालच में आके काम कर रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो इस चीज को हम लोग अच्छा कैसे लेंगे? देखिए, वो ये है कि इसको मैं इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि अगर किसी का अल्टीमेट एम अर्निंग है बट वो करियर को कह लें कि अलाइन नहीं कर रहा अपने साथ, अपनी गट फीलिंग के हम्म। साथ और वो करियर को जस्ट अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका मकसद यानी कि उसका जो टैलेंट है या उसकी जो अंदर की ख्वाहिशात हैं, वो जस्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट तक है। तो वो जी। काम करता रहेगा और अर्निंग भी करता रहेगा, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ़ पीसफुल होती है। फिर आपकी फुलफिलमेंट का लेवल हाई होता है और आप हम्म। अपनी ज़िंदगी को बेहतर महसूस कर रहे होते हैं।
सही। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक बच्चा है और उस पे छोटे होते से ही एक जिम्मेदारी पड़ गई है सर पे कि उसने अपने घर में पैसा, पानी, खाना बच्चों को या अपनी माँ को खिलाना है। एक जिम्मेदारी बच्चे के सर पे पड़ गई है और एंड ही डोंट नो कि उसको उसका इंटरेस्ट उस चीज में है कि नहीं, बस उसने कमाना है और घर में पैसा लेकर आना है। तो एक उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, तो वो कमा रहा है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ है वो देख रहा है कि ये मेरा फोर्टे नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं है, तो वो अपनी चीज को कैसे चेंज कर सकता है, अपने उस फील्ड को कैसे चेंज कर सकता है, हालांकि उसको उस चीज से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हासिल हो गया जो उसने बचपन से स्टार्ट की थी। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? अच्छा, देखें कि एक बच्चा है, उसने बचपन से सर्वाइवल की जंग स्टार्ट की और उसने एक फील्ड स्टार्ट कर ली और उसमें उसने जी। काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसने अपने सर्वाइवल मोड को भी बेहतरीन कर दिया। अब जी। डिपेंड करता है कि उसका जो विज़न है, क्या अब जो वो जिस फील्ड में है, क्या वो फील्ड उसको अपने विज़न तक लेके जाने में मददगार है या नहीं है? अगर फ़र्ज़ करें कि उसका विज़न बहुत बड़ा हाई है और राइट नाउ जिस करियर के अंदर वो है, उसमें उसका स्कोप लिमिटेड है, तो डेफ़िनिटली उसको स्विच करना चाहिए, उसको न्यू स्किल्स सीखनी चाहिए और अपने सर्वाइवल मोड को सिक्योर करके उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेने चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क से मुराद ये है कि आप एक तरीके से कैलकुलेटेड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं कि एकदम से कहते हैं छोड़ दो और दूसरा काम स्टार्ट कर दो और दूसरे काम इवन कि उनका सर्वाइवल भी पूरा नहीं होता, तो यहाँ पे आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जिसमें आप सिक्योर रखते हैं अपने सर्वाइवल को और साथ-साथ अपने टैलेंट को, अपनी न्यू स्किल को पॉलिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज़ इट्स अ लाइफ जर्नी, तो इसमें लर्निंग होती है। मैंने स्टार्ट में कहा था, करियर का मतलब ही इसमें लर्निंग आउटकम है, आपका वर्क है, तो आपकी लर्निंग उस काम में जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उसमें ज़्यादा होगी और आप उसमें ज़्यादा सही। ग्रो करेंगे। तो डेफिनिटली वो स्विच कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं कि आपने पहले कहा कि एक इंसान में वो एक इंसान मल्टी टैलेंटेड भी हो सकता है। सपोज अगर एक इंसान है वो उसका ध्यान सिंगिंग की तरफ भी है, उसका ध्यान एक्टिंग की तरफ भी है, और उसका ध्यान मीडिया की हर एक उस डोमेन में है जहां पे उसे लगता है कि मैं हर एक चीज कर सकता हूँ, लाइक उसमें एक कॉन्फिडेंस है हर चीज करने का। तो अगर उसमें हर एक चीज, मतलब कि टैलेंट उसमें बहुत ज्यादा है, गाने का भी, एक्टिंग का भी, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि एक मैं जाऊं किस तरफ, तो इस हिसाब में उसको इस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मुझे बताएँ कि एसिड और बेस को एक साथ आप टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, पता नहीं। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको एसिड को अलग अलग सेपरेटली टेस्ट टेस्ट करनी? करना होगा, बेस को सेपरेटली टेस्ट करना होगा। जी। सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल फ़ील्ड्स हैं, आप पहले अपने आप को किसी एक फ़ील्ड में तो मनवाएँ। आप अपने जी। आप को किसी एक फ़ील्ड के अंदर मनवाएँ। आप किसी एक फ़ील्ड जी। पे फ़ोकस करें। बिकॉज़ मैंने कहा था कि जी। टैलेंट आपके अंदर बहुत से हैं, बट एक डोमिनेंट होता है। यानी आपकी एक हम्म। स्पेशलिटी होती है। आप किसी भी बड़े सही। रेस्टोरेंट पे जाएँ, वहाँ की एक स्पेशल डिश होगी। मेन्यू जी। तो बहुत बड़ा होगा, बट एक स्पेशल डिश होगी, उनकी कुछ स्पेशलिटी होगी। जैसे किसी भी सिटी में चले जाएँ तो वहाँ की कुछ स्पेशलिटी होती है, वहाँ का कोई तोहफ़ा जी। होता है, वहाँ की कुछ स्पेशल जगह होती है। सिमिलरली आपके हम्म। पास बहुत से टैलेंट हैं, वेरी गुड, बट उसमें से कोई एक आपका डोमिनेंट होना चाहिए जिस पे आप एक्सपर्ट हो, जिसमें आप एक्सपर्ट लेवल पे हो। अगर आप एक किसी में एक्सपर्ट लेवल पे जाएँगे तो आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। बट अगर आप ऑल राउंडर रहेंगे और आप हर एक काम को करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी, आपकी शनाख्त नहीं बन पाएगी, आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। तो आप किसी भी फील्ड की सेलिब्रिटी को ले लें, किसी भी बड़े नाम को ले लें, वो किसी एक खास फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। काम वो और भी बहुत से कर रहे हैं। बिकॉज़ लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आप देखें कि हम्म। माँ की गोद से कब्र तक सीखते हैं। सीखने का अमल चलता रहता है, बट आपकी कोई हम्म। खास फील्ड होती है, खास स्किल होती है जिसको आप बहुत ज़्यादा पॉलिश करते हैं और उसकी वज़ह से आपकी आइडेंटिटी बनती है। सही। ऐसा भी हो सकता है, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि अगर उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है, हर एक चीज उसको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, पहले वो एक चीज में अपना नाम बनाए, जब एक नाम बन जाए तो वो फिर दूसरी चीज उठा ले। देखिए, एक चीज़ में जब आप अपना नाम बनाएँगे, डेफ़िनेटली एक चीज़ में नाम बनाने आपको कुछ टाइम लगेगा और जब आप जी। एक चीज़ में अपने आप को एक्सपर्ट बनाएँगे, तो मैं दावे से तो नहीं कह सकता, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप उसी फ़ील्ड के अंदर इतने डेप्थ में चले जाएँगे कि आपका इंटरेस्ट उसी फ़ील्ड में रहेगा, आपका फ़ोकस उसी में रहेगा। फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि दिस इज़ द वन फ़ील्ड जिसके अंदर मैंने
बहुत ज्यादा ग्रो करना है। हम्म। अच्छा, इसी सेशन में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए ऑडियंस से, तो हम ऑडियंस के क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जी वो श्योर। अपने एक प्रोफेशन को दूसरे प्रोफेशन में कैसे टर्न कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप इसका जवाब दें, लोगों को बताएं। अच्छा देखिए, इस सवाल का जवाब अभी मैंने पीछे कवर किया था कि जी आपने जब जी भी जी। प्रोफेशन को स्विच करना है, उसके लिए आपने कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। या तो अगर आपका सर्वाइवल मोड जो है वो सिक्योर है, आपको लगता है कि आपका सर्वाइवल मोड ओके है और आप इजीली स्विचिंग कर सकते हैं और आपके पास इतना रूम है, आपके पास इतनी स्पेस है, आपको लगता है कि अगर आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट अभी लो भी रहेगा तो आप इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, फिर तो आप एकदम से स्विचिंग कर देते हैं। बट अगर आपने सर्वाइवल की जंग भी करनी है, मेजोरिटी केसेस में होता है कि आपने सर्वाइवल की जंग भी करनी होती है और आप अपने टैलेंट की वजह से अपनी फील्ड को स्विच भी करना चाहते हैं, तो वहां पे आप हम्म कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और देखते हैं कि किस कैलकुलेटेड रिस्क को लेके आप फील्ड को सिलेक्ट कर पाएंगे। लाइक कि इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो एक फील्ड के अंदर जॉब कर रहा है, बट उसका हम्म इंटरेस्ट किसी बिजनेस के अंदर है और हम्म वो चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर दूं। अच्छा, बिजनेस एकदम से उसको अर्निंग नहीं देगा और अगर वो उसका सर्वाइवल जॉब पर डिपेंड कर रहा था तो वो एकदम से हम्म बिजनेस पे स्विच करेगा तो उसके लिए हम्म प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर वो डिमोटिवेट हो जाएगा। हम्म तो इसका हल ये है कि अपने बिजनेस को कुछ टाइम दे, थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहे और जब उसको फील हो कि उसके बिजनेस का जो पौधा है वो अब ग्रो हो गया और अब इतना हो हम्म, गया है कि वो वहां से अपने सर्वाइवल मोड को मेंटेन रख सकता है, तो फिर वो इजीली कंप्लीट स्विच हो सकता है। तो इसमें पहले सही। पार्शियल स्विचिंग होती है कि आप थोड़ा-सा स्विच करते हैं, अपने पूरे वक़्त में से जॉब के अलावा कुछ टाइम अपने बिज़नेस को देते हैं, उसकी निटी-ग्रिटी आपको पता चल जाती है, आपको अप एंड डाउन्स पता चल जाते हैं। बहुत से लोगों को जब पता चलता है तो उनको पता चलता है कि यार नहीं, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता और वो वापस अपनी फील्ड में बैक हो जाते हैं। सो सही स्विचिंग के लिए सबसे बेस्ट वे है कैलकुलेटेड रिस्क और पार्शियल स्विचिंग। सही। इसी तरह एक क्वेश्चन और है कि जी बीबीए की फील्ड कैसी है, इस फील्ड में आगे जाया जा सकता है, इसका स्कोप है, तो आप इसका भी आंसर दे दीजिए। अच्छा, फुरकान अब्बास ने पूछा है बीबीए कैसी फील्ड है और उसका स्कोप क्या है? अच्छा, बीबीए इज़ बैचलर इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? हम्म बेसिकली इस डिग्री का पर्पस ये है कि इसके अंदर आपको बिज़नेस के टैक्टिक्स सिखाए जाते हैं। बिज़नेस से रिलेटेड सही। आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इस फील्ड में अगर आपने जाना है तो सबसे पहले आप इस डिग्री की सिलेक्शन से पहले अपना माइंडसेट बना लें कि आपने 4 साल प्रैक्टिकल वर्क अप्रोच रखनी है अपनी। प्रैक्टिकल हम्म अप्रोच से मुराद कि सिर्फ थ्योरी नहीं करनी। आपने पार्ट टाइम में कोई बिज़नेस भी साथ स्टार्ट लेना है, बिकॉज़ जब आप पार्ट टाइम में कोई बिज़नेस कर रहे होंगे, कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे होंगे, तो वो जो चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे, आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर रियल मीनिंग में आपको इस डिग्री के क्रक्स समझ आएँगे। फिर आपको इसका सही। बेनिफिट नज़र आएगा। फिर जब आप ये डिग्री कंप्लीट करके बाहर आएँगे, तो आप मैच्योर हो चुके होंगे और आप किसी भी अपने एक वेंचर में बिज़नेस के लिए तैयार हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं पे स्टार्ट में इस डिग्री के बाद जॉब करना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए, वो भी बहुत अच्छा है, हम्म बट आपने इसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे रखना है। अगर हम्म थ्योरेटिकल अप्रोच पे रखेंगे, तो फिर ये डिग्री जस्ट आपकी बैचलर की डिग्री। अच्छा, इसी इसी में अब्दुल वहाब पूछ रहे हैं कि सर, हाउ टू अवॉइड रिस्क बिकॉज आई हैव ऑलवेज स्टक विद रिस्क एजी, फेलियर ऑलवेज स्केर्ड मी। इसको जी हर चीज डराती है इनको और ये फेलियर से डरते हैं, आप इनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दें, बता दें कि क्या अच्छा, करना चाहिए इन्हें। फर्स्टली 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 ये है कि हाउ टू अवॉइड रिस्क। अच्छा, रिस्क को आप हम्म अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आपने रिस्क को अवॉइड करना है, तो आप कंफर्ट ज़ोन में रहें, जो जॉब कर रहे हैं उसे ही करते रहें, क्योंकि बिज़नेस के सही। अंदर देखिए रिस्क होता है, बिकॉज़ जितना रिस्क के बगैर कोई भी काम नहीं होता। सेकंडली इन्होंने यहाँ पे कहा है कि फेलियर ऑलवेज़ स्केयर्ड मी, मुझे फेलियर, अच्छा फेलियर के वर्ड को ये चेंज कर दें, फेलियर की जगह ये फीडबैक का वर्ड है, बिकॉज़ फेलियर का वर्ड नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड सही। हमेशा आपकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करता है, आपके कॉन्फिडेंस को कम करता है। सो जब सही। आप रिस्क से डरते हैं, उसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनका इम्पैक्ट इतना डीप है जो आपको एक्शन नहीं लेने देंगे। तो फेलियर के वर्ड को फीडबैक से रिप्लेस करें, कोई भी काम करेंगे उसमें फीडबैक मिलेगा। सेकंडली, अगर आप रिस्क हम्म नहीं ले सकते, आपको लगता है, तो आप कंफर्ट जोन से आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आएँ, एकदम से बिग एक्शन ना लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें। मैंने एक टर्म यूज़ की हम्म थी कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क ये है कि लेट्स सपोज़ कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मेरी हैंडसम इनकम है और मेरे पास कुछ सेविंग है या मेरे पास कुछ अमाउंट है जिससे मैं बिज़नेस हम्म स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा और एक कैलकुलेटेड से काम से स्टार्ट करूँगा।
उसमें ये होगा कि इन केस मेरा, क्योंकि माइंड का जो पैटर्न है ना वो ड्रॉ नहीं हुआ बड़े रिस्क के लिए, तो राइट। छोटा रिस्क मैं इजीली उसको अडॉप्ट कर लूंगा, मैं उसे हजम कर लूंगा। बड़ा रिस्क मैं एकदम से हजम नहीं कर पाऊंगा। तो आप जब छोटे छोटे रिस्क से स्टार्ट लेते हैं तो आपका ब्रेन आस्ता आस्ता ग्रो होता है, मेंटल मैप बड़ा होना शुरू होता है, फिर आप बड़े रिस्क के लिए खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाते हैं। सही। इसी के साथ साथ अब्दुल कयूम पूछ रहे हैं कि सर आइडेंटिफाई द मेजर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिकुलेशन, तो प्लीज इनको भी बता दीजिए। देखें कि आजकल आपके पास गूगल, यूट्यूब पूरी इंडस्ट्री है जिसपे आप बहुत सी चीजें सर्च कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि मेजर फील्ड, तो मेजर फील्ड इस टाइम बहुत सी है। डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप अपने बड़ों के साथ बैठे। एक प्रॉब्लम जो मैंने फील की जो यूथ में है, वो अपने बड़ों के साथ नहीं बैठते। उनको लगता है कि शायद बड़ों की थॉट्स हमारे साथ मैच नहीं होती। याद रखें, जब आप बड़ों के साथ बैठ के डायलॉग करते हैं, सवालात और जवाबात लेते हैं, सवाल करते हैं वो जवाब देते हैं, तो उससे आपका मेंटल मैप एक्सपैंड होता है। तो जब आपका मेंटल मैप एक्सपैंड होता है तो आप बेहतर डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। और मेजर फील्ड्स आपके पास आईटी के अंदर है, उसके अलावा मेडिकल की फील्ड है, इंजीनियरिंग की फील्ड है, ई कॉमर्स की फील्ड है। आप स्किल सेट पे फोकस रखें। कोई भी डिग्री, आप सीएस में जा रहे हैं, आईटी में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, कोई भी डिग्री है, मैं आपको एक ही यहाँ पे सजेशन दूंगा, पर्सनली आपको बता रहा हूँ, मैं इस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को गुजारता हूँ। आप प्रैक्टिकल अप्रोच पे रहें, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करें। लाइक के बहुत से स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट दूसरों से बनवाते हैं, यानी उस डिग्री का जो पर्पस है ना वो फोत हो जाता है। और मैं एक चीज आपको गारंटी से विदा बता सकता हूँ कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बैचलर की डिग्री कंप्लीट की और अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से गुजरा है तो जॉब उसके पीछे होती है। लोग सही। उसको उसकी डिमांड पे, जो वो कहता है उतनी सैलरी पे उसको हायर करने के लिए तैयार होते हैं। अगर वो बिजनेस का स्टूडेंट है तो वो अपना बिजनेस वेंचर जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट नहीं लेगा, बिकॉज उसको टेक्निक्स पता चल गया और उसने प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट किया है। अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो 4 साल के बाद वो थ्योरी डिम हो जाती है, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से सही। मिस मैचिंग होती है और हम कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं कि अब क्या करें। तो फिर हमारे पास एक ही हल होता है कि कुछ जॉब जल्दी से तलाश कर ले, आउट ऑफ फील्ड, आउट ऑफ डोमेन भी हम जॉब करने पे राजी होते हैं, जिसकी राजी वजह हो से जाते हैं, हमारी बिल्कुल। डिग्री कुछ और होती है, हमारी जॉब सेट कुछ और होता है, सारी चीजें मिसअलाइन होती है और वो लाइफ की जो ग्रोथ थी वो वीक हो जाती अच्छा, तो जी हमें मुझे लगता है कि आज के लाइव सेशन में बहुत सी ऑडियंस को बहुत से उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। एंड थैंक यू सो मच सर मेहताब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई, अपने जवाब उनको उनके जवाब बाद दिए, और कुछ हद तक मुझे भी आपने मेरी भी मेंटालिटी को, मेरे भी थोड़े से क्वेश्चंस जो थे वो आपने बहुत आसान कर दिए हैं सोचने में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम and for your answers, for your everything you did, and thank you so much. है। थैंक यू रीता, जजाकल्ला खैर, बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.